Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to 365 degrees on 365. सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, टेंस्ड है। हम जानते हैं कि भारतीय पायलट्स इस कदर खौफजदा और डरपोक हो चुके हैं कि अब भारतीय सेना को अपने राफेल तैयारों की जगह इजरायली साख्ता ड्रोन्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। जैसे कि आज एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की और DGISPR जनरल अहमद शरीफ भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 2 दर्जन से जायद मकामात पर फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची ड्रोन हमले किए गए हैं। 2 दर्जन से जायद मकामात पर, इंक्लूडिंग जो पिंडी का क्रिकेट ग्राउंड था उसके ऊपर भी हमला किया गया। सिविलियन भी टारगेट थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी टारगेट की गई हैं। साथ साथ इसी वजह से हम जानते हैं कि PSL को भी अब शायद शिफ्ट करना पड़ जाए, उसकी शेड्यूल को चेंज करना पड़ जाए। लेकिन भारतीय सेना किस कदर कमज़ोर हो गई, उनका मोराल, उनकी मोटिवेशन किस कदर कम हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के जवाब के बाद। जैसे उन्होंने अपने राफेल तैयारे गिरते हुए देखे, अब उन्होंने अपने इजरायली साख्ता ड्रोन्स गिरते हुए देखे। यकीनन इससे वाज़ेह हो जाता है कि जो भारत और इजराइल का गठजोड़ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं तो समझता हूँ, काफ़ी लोगों की ये राय है, अब कुछ लोग बताते भी हैं बड़े, कि एक आदमखोर कबीला था जो कि इंसानों के खात्मे के ऊपर तुला हुआ था, और फिर जब इंसानों ने हमला किया तो इन्होंने अपने 2 बच्चों को बचाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छुपा दिया, और वो 2 बच्चे आज दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द आदमखोर बन चुके हैं, इंसान के खून के प्यासे हैं। एक का नाम है बेंजामिन नरेंद्र, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरे का नाम है मोदी नेतन्याहू। ये दोनों भाई हैं, बिछड़ गए थे, हैं दोनों खून के प्यासे आदमखोर हैं दोनों, और इस वक्त दुनिया को तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर से, आपको मालूम पड़ रहा होगा इनकी हकीकत क्या है। इनफैक्ट ये जो इजरायली साख्ता ड्रोन्स हैं, हैरप की टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है, इजरायली साख्ता के ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है, जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इनके ऊपर एनरकॉन लिखा हुआ है, तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि इनका गठजोड़ कितना पुराना है। क्योंकि यकीनन ये दोनों ही इंसानों का खात्मा चाहते हैं, मुसलमानों का खात्मा चाहते हैं। एक ज़ायनिस्ट फोबिया है, एक हिंदू फोबिया है। यकीनन मुसलमानों ने भी इनका भरपूर जवाब दिया है। गज़ा के मुसलमानों ने तो नरेंद्र नेतन्याहू को बर्दाश्त किया है और बड़ा जुल्म उसने कर दिया, वहाँ पे तारीख रकम हो गई, नस्ल कुशी हो गई फ़लस्तीनियों की, लेकिन मुसलमान अब तक जवाब नहीं दे पाए। लेकिन हमें नस्ल कौम एज पाकिस्तानी इस बात पर फ़ख्र करना चाहिए जो जवाब भारत को पाकिस्तानी फ़ौज ने दिया है, यकीनन काबिल दीद है। आज ड्रोन हमले तो उन्होंने किए हैं, लेकिन वो ड्रोन हमले भी नाकाम हो गए, राफेल के हमले भी नाकाम हो गए। अब आगे क्या लाएमल होगा उनका, ये देखना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान के तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है कंटिन्यूसली, वो मैच्योरिटी का आ रहा है, वो सब्र का आ रहा है, और स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का वर्ड यूज़ किया आज इसहाक डार साहब ने, कि हम अपने वक्त पे अपनी मर्जी से अपने प्लान के मुताबिक जवाब देंगे, एंड पाकिस्तान डिज़र्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड। और यकीनन पाकिस्तान UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का ख्याल करते हुए, लिहाज करते हुए अपने आगे के स्टेप का, अपने आगे के लाहेमल का बता रहे हैं। आज हमें DGISPR साहब ने यह भी बताया कि जो भारत कह रहा है कि 15 लोकेशंस के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज ने हमला किया है भारत में, तो बड़ा उन्होंने एक अच्छा सवाल यहाँ पे DGISPR साहब ने उठाया। वो कहते हैं कि इंडियन आर्मी और इंडिया के लोग 18वीं सदी से अब निकल आए, 21वीं सदी में आ जाएं, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल किसी मुल्क से दूसरे मुल्क पे लॉन्च किया जाता है तो रेडार्स जो उससे मॉनिटर कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। जिस तरह DG साहब ने बताया कि ईस्ट यानी भारत से आने वाले सारे प्रोजेक्टाइल्स को पाकिस्तानी आर्मी मॉनिटर कर रही है, और इसका एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है, एक डिजिटल इसका एक सबूत पेश किया जाता है कि ये देखिए हमारे रेडार के अंदर ये इस तरह से रॉकेट, मिसाइल या फिर कोई ड्रोन दाखिल होता है दूसरे मुल्क से। तो अगर भारत ये कहता है कि 15 उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, तो खुदारा 18वीं सदी से निकल के 21वीं सदी में आए और सबूत पेश करें। उसका डिजिटल फुटप्रिंट कहाँ है? आपने जो सबूत पेश किया है उसके अंदर गंदम की फसलों के अंदर जो गिरे हुए आपने ड्रोन्स वगैरह दिखाने की कोशिश की है, तो कम से कम थोड़ी आग लगा देते ताकि मालूम तो पड़ता कि असली है। क्योंकि हम जानते हैं AI का ज़माना है, ये नकली तस्वीरें बनाना और 2-4 टुकड़े पुर्जे फेंक देना गंदम की फसलों में और तस्वीर खींच के बोलना कि ये पाकिस्तान का हमला है, तो हम ऐसे हमले नहीं करते हैं। हम जब हमला करेंगे तो आपके पास
सही सबूत भी होंगे, शवाहिद भी होंगे और आग भी लगेगी जब हमारा रॉकेट गिरेगा। ऐसा नहीं हो सका है गंदम की फसलों में हमारा ड्रोन या रॉकेट गिरे और वहाँ आग भी ना लगे और आप फसलों के बीच के अंदर पुर्जे रखे हुए दिखा दें। तो यकीनन DGISPR का इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा सवाल जो DGISPR ने उठाया कि कब वो वक्त आएगा कि जब भारतीय हुकूमत और भारतीय लोग बॉलीवुड से निकलेंगे। वो सिनेमा में ही रहते हैं, वो थिएटर में एक्टिंग ही करते रहते हैं, उनके दिमाग में वही नाच गाने चल रहे होते हैं, वही हीरो हीरोइन की स्टोरी, लव स्टोरी चल रही होती है, वही एक्शन सीन चल रहा होता है। वो समझते हैं कि वो हवा में घूंसा चलाएंगे और सामने वाला गिर पड़ेगा। ऐसा नहीं है। DGISPR साहब ने ये कहा कि वक्त आ गया है कि वो अब असल दुनिया में आ जाए, रियलिटी में आ जाए, फिल्मी दुनिया से निकल आए और फैंटम स्ट्राइक्स छोड़ दें। ये टर्म यूज किया हमारे DGISPR ने। फैंटम स्ट्राइक्स करता है भारत, यानी वो झूठी स्ट्राइक्स, लफ्जी गोलाबारी, बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने लोगों को। तो भारत के लोगों को मैं यही कहूँगा कि अपनी भारतीय सेना की बातों पे एतबार करने से पहले थोड़ी अपनी रिसर्च कर लें, कुछ एविडेंस को जांच लें, देख लें कि वो झूठी AI की तस्वीरें तो नहीं हैं, वो कोई डीप फेक से बनाई हुई तो नहीं है। क्योंकि इस वक्त भारतीय सेना अपने भारतीय लोगों को जिस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है, जिस तरीके से अपनी बुज़दिली, अपनी बेवकूफ़ी और अपना डर छुपाने के लिए भारतीय लोगों को खौफजदा कर रही है। अमृतसर में रात को लाइटें बंद कर देते हैं कि हमला होने वाला है। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू डॉक्टर मोमन फॉर योर प्रेशियस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर नईम कुरैशी साहब। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपके वक्त के लिए। मोमन साहब, 2 दर्जन से जायद ड्रोन्स आज भेजे गए। अच्छा, राफेल तैयारों के शेयर गिर गए, क्योंकि राफेल तैयारे जिस तरह गिरे दुनिया ने देख लिया और इंडिया ने खुद एतराफ़ कर लिया कि हाँ हमारे जहाज़ गिरे हैं। फ्रांस की कंपनी ने, इंटरनेशनल मीडिया ने बता दिया कि हाँ राफेल गिरे हैं। अब ये इजराइल के ड्रोन्स भी गिरे हैं। जो एनरकॉन एक कंपनी है इजराइल की, जो इजराइल में ये ड्रोन्स डेवलप कर रही है, उसका सबूत भी हमारे पास आ गया है। तो अब उसके शेयर भी गिरेंगे। लेकिन हम काफ़ी दिनों से ये बात डिस्कस कर रहे थे मोमन साहब कि मोदी और नेतन्याहू का बड़ा करीबी रिश्ता है। मेरी नज़र में तो वो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए 2 भाई हैं। अब सवाल ये होता है कि ये रिश्ता प्रूव हो गया है। हम ये भी जानते हैं खित्ते में इजराइल का टारगेट ईरान है। ईरान में वो दाखिल होने से पहले वो पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान एटम बम रखता है। पाकिस्तान इजराइल को मानता नहीं है और इजराइल पाकिस्तान पे कब से दबाव डाल रहा है कि उसको तस्लीम कर ले। हम करते नहीं हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस तरह है कि जब आप आजकल के ज़माने में जो वॉरफेयर होती है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक, आप उसको कहते हैं जो बैटल ऑन ग्राउंड होता है। दूसरा, जो आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लड़ते हैं। और तीसरा, जो आप एक किस्म का सोशल मीडिया या एक बयानिए की जंग। बयानिया नहीं, आपकी अवाम क्या कहती है, दूसरी अवाम क्या कहती है, ये 2 लोगों के दरमियान में आप ये समझ लें एक किस्म का बयानिया कह लें, या एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इंसान वो बात करता है। तो ये 3 हिस्सों में आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि इसमें राफेल जहाज़ों का कोई कसूर नहीं है। दे आर प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट। उसके अंदर जो बैठे लोग थे, जो पायलट थे, जब अगर आपके पास फरारी के अंदर माइकल शूमाकर नहीं होगा तो वो फरारी नहीं जीतेगी। Correct. उसके लिए माइकल शूमाकर का होना भी ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है कि अगर मैं फरारी में बैठ के चलाना शुरू कर दूं तो आई कैन नॉट मेक इट विन दी फार्मूला 1 रेसिंग। तो उनके पास जो लोग बैठे हुए हैं, वो उनकी मूछें जितनी लंबी है, काश उनकी अकल भी इतनी बड़ी होती। अब बात आ जाती है दूसरी चीज़। तो वहाँ पे तो हमारे पास डेफिनेट एयर सुपीरियॉरिटी है। और मेरा ये ख्याल है कि जब आपको एक इस्टेब्लिश हो जाए और अगला साइकोलॉजिकली डाउन हो, तो आपको वहाँ पे 2-3 थप्पड़ और मारने चाहिए थे। जहाँ 5 रफेल गिराए, वहाँ जाके एक आध जाके कोई उनके जो नीचे खड़े हुए रफेल थे उनमें से भी 2-3 को नीचे हिट कर देना चाहिए था। अगर नहीं किया, अगले दिन कर लेना चाहिए। देखिए, बात ये हो जाती है, मुझे जो एक चीज़ अजीब सी लगी थी कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको कि उन लोगों ने इस तरह आए और 26 या 24 उन्होंने हमले किए, 8 जगहों पे या 6 जगहों पे किए। अब उसमें याद रखें हमारे 6 लोग शहीद हुए और ये बिल्कुल मासूम लोग थे। इनका कोई किसी कॉम्बैट फोर्सेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और ये इसमें मस्जिद भी है, इसमें हमारे क्या कहते हैं सिविलियन टारगेट्स हैं, कोई आर्मी के टारगेट्स नहीं थे।
तो उस लिहाज से आप हमें किस चीज का वो दे रहे, मुबारकबाद दे रहे हैं? हमने तो अभी तक जाके उनको कुछ नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने अगर दोबारा कुछ किया तो हम जवाब देंगे। अरे भाई क्यों हम उस वक्त जवाब देंगे? हम वो क्यों नहीं कह सकते कि भाई हम सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। वी विल नॉट थिंक अबाउट रिटालिएशन, वी विल रिटालिएट। हमें तो कर देना चाहिए था भाई। ठीक है, अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, मेरे जैसे लोगों को अपनी इज्जत की परवाह अपनी जान से ज्यादा है। हम जान बेशक हार जाए, हम अपनी इज्जत नहीं जाने देते। ये चीज तो एक चीज है। नंबर 2 और 3 जो आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं हम इंटरनेशनल, जिसको हम डिप्लोमेटिक फ्रंट कहते हैं। अब उसमें हम जरा कमजोर है। उसकी वजह क्या है? अगर आप उनके जयशंकर की आप बायोडाटा पढ़े तो उसने एमफिल किया हुआ है, उसमें क्या कह सकते हैं, पॉलिटिक्स में किया हुआ है, हाँ उसने पॉलिटिकल स्टडीज में किया हुआ है, और उन्होंने पीएचडी की हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और उनके 30-40 साल का 31 साल का तजुर्बा है। ही इज अ सीजन्ड ब्यूरोक्रेट हु हैज बिकम अ पॉलिटिशियन। हमारे उसके सामने में जो गया हुआ है, हमारे पास एक बड़ा अच्छा चॉइस है इस वक्त कि हम लोग शाह महमूद कुरैशी, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी हम खिदमत ले लेते हैं। ऐसे मौके पे यही तो वो मौके हैं जहां पे आप अपने बेस्ट लोग, चाहे उनके साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो या ना हो, ये तो मुल्क की बात है ना। आप बेस्ट चॉइस को क्यों नहीं लेकर आए सामने किया? उधर कर लेते। हमने आज देखा कि देखिए, अब हम आ जाते हैं तीसरे एंड पे, जिसमें हम बयानिया की बात करते हैं। लेकिन हम बयानिया क्या देख रहे हैं कि आज बजाय इसके कि हम ये कहते हैं कि इमरान खान तुम भी आओ हमारे साथ बैठो, हम मिल के फैसला करते हैं, क्या कह सकते हैं, एपीसी बुला के मिल के हम सारे फैसला करते हैं। फजलुर रहमान साहब आप बताओ, इमरान खान साहब आप बताओ कि हम क्या करें ताकि अवाम की पूरी एक नैरेटिव बिल्ड हो। उसके बदले में हमने क्या देखा कि वहां पे जब अली अमीन मिलने जा रहा था तो उसको रोका गया। अरे भाई, आज अगर वो नहीं कर सकते थे, इमरान खान को मदऊ नहीं कर सकते थे, तो कम से कम लोगों को रोकते तो ना। हम देखें, हम खुद इस किस्म की चीज करें कि जिसमें हम एक तरफ तो हम डिमांड करते हैं कि भाई ये नेशनल कॉज के लिए प्लीज आप लोग कर लो, लेकिन दूसरी तरफ हम उतनी ही तंग नजरी के साथ इन सब चीजों को लेकर करते हैं। ये याद रखें, अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो में इंटरनेशनल मीडिया में हमने क्या किया है, आपको पता है कि आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं, आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर जिसके अंडर वो आते हैं उसके स्टेटमेंट से अपने आप को दूर कर दिया है। दे हैव डिसओन्ड द स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की? और ये वही गवर्नमेंट है जो कि झूठ के ऊपर मबनी है। तो तभी तो हम कहते हैं कि हम स्टेट के साथ हैं, हम मिलिट्री की जो हो रही है उनके साथ है, लेकिन हम इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है। क्यों हम लोग ये समहाउ, मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग क्यों इस किस्म के लोग सामने लेकर आते जो कि हमारा मौक़िफ़ पूरे तरीके से पेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सोच बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स वाली है। उनकी सोच एब्सोल्युटली नॉट, और आगे बढ़ के स्ट्राइक करने वाली नहीं है। मुझे आज भी समझ नहीं आ रही हम क्यों ये कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह क्यों ये कह रहे हैं कि हम अभी कुछ नहीं करेंगे। अगर इंडिया ने दोबारा कुछ किया, क्या इंडिया क्या बाबा आपके ऊपर 24 उन्होंने ड्रोन भेज दिए। ये ड्रोन क्या है? ये ड्रोन बेसिकली क्या कह सकते हो उसे, लो लोड के मिसाइल भी फेंक रहा है। मतलब ये ड्रोन ने आके जो किए, उन्होंने वहां पे लो लोड के कन्वेंशनल बॉम्ब्स भी फेंके, जिसकी वजह से जो नुकसान होता है, जो अभी बता रहे थे अपने हमारे क्या कह सकते हैं, DGISPR साहब बता रहे थे कि इतने फौजी शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं। वो किस बेसिस पे? ड्रोन से हुए? नहीं मेरे भाई, उन्होंने आके पिंडी के अंदर अटैक किया है, इन द हार्ट ऑफ द रावलपिंडी। और आप लोग कह रहे हो कि नहीं इन्होंने दोबारा किया तो तब हम करेंगे। खुदा के बंदो, क्या बात कर रहे हो? अलाउ मी सर, नईम कुरैशी साहब काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करें। नईम साहब, 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, सिविलियन एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। हम इस वक्त तक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का जिक्र कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, तकरीबन 30 ड्रोन जो है वो गिर चुके हैं। जैसे आपने फरमाया 2 दर्जन से ज़ायद, तो ये एग्जैक्ट फिगर जो है वो 30 की सामने आ रही है कि 30 ड्रोन जो है वो गिर चुके हैं। और यकीनन मुझे लगता है कि इजराइल से जो 110 ड्रोन भारत ने ख़रीदे हैं,
वो मेरा ख्याल है 2-3 दिन में 110 जो है इसी तरह खत्म हो जाएंगे। और अगर 2-4 दिन और इस तरह मामला चले तो फिर राफेल भी खत्म हो जाएंगे उनके पास। इस जंग में अब तक सबसे बड़ी ज्यादती जो हुई है वो फ्रांस के साथ हुई है। उनके राफेल के साथ जो कुछ भी किया इंडिया वालों ने और पाकिस्तानियों ने बड़ी उनके साथ ज्यादती की है। देखिए मामला यह है कि महमद साहब जो कुछ भी फरमा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि देखिए 2 बयानिए या 2 राय जो है वो पाकिस्तान में बड़ी तेजी से फैल रही है। एक तो यह है कि भारत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान जो है वो मुत्तहिद हो गया है और हर शख्स जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। और जैसे ही उनके ड्रोन्स आए तो लोगों में बहुत जोश और खरोश पाया जाता है। लगता है कि लोग चाहते हैं कि भाई हम जवाब दें और जंग शुरू हो। लेकिन दूसरी तरफ एक राय ये भी पुख्ता होती जा रही है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो किस मसलहत का शिकार है, किसके इशारे पे जो है खामोश है, किसके इशारे पे कंसर्न्स की बातें हो रही हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि ये जो ड्रोन्स गिरे हैं इनसे चाहे क़यादतें कम हो या नुकसान कम हो, लेकिन हमारे लिए सबसे बहुत अहम वाकया जो है वो असल तो ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर की, पाकिस्तान की सरजमीन की जिस तरह वायलेशन हो रही है, जितने इत्मीनान से वो पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, उन्होंने का कोई भी मकासद हो, चाहे निगरानी उनका मकसद हो, चाहे लोगों को डराना मकसद हो, चाहे नुकसान पहुंचाना हो, बहरहाल वो तो उसमें कामयाब है। पाकिस्तान में एक पैनिक तो फैला दिया लोगों में और ये साबित करने की कोशिश की कि इंडिया जो है वो बहुत सुपीरियर है और अपने 26 लोगों का बदला वो शायद 52 लोगों से लेना चाहते हैं। आज तकरीबन 40 की फिगर हमारे सामने आ गई कि हमारे 40 लोग जो है सिविलियन जो है वो शहीद हो गए। तो इस एतबार से ये 2 रुझानात जो है पाकिस्तान में इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं। एक ये कि भारत के खिलाफ मुत्तहिद हुआ जाए, दूसरा ये है कि हुकूमत के खिलाफ जो है इदारों के खिलाफ भी रायबंदी चली जाती है लोगों की। लोग पाक फौज को जाहिर है कि सपोर्ट करते हैं, उनके शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इस बात पे कॉम्प्रोमाइज करने को हरगिज तैयार नहीं है कि हम जवाब कब देंगे, कितने ड्रोन और आएंगे, कितने हमले और होंगे, कितने मिसाइल आएंगे, उसके बाद हमने जवाब देना है। कौमों की जो हमत है, कौमों की जो गैरत है, उसका तकाजा ये है कि फौरी तौर पे जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए या अपोजिशन लीडरों को शामिल किया जाए, इमरान साहब को शामिल किया जाए। ये वाकया पहले आपको याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल के जमाने में हो चुका है। चर्चिल को इसी तरह प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था जंग के दौरान में। तो हम ये तो नहीं कहते कि इमरान साहब को आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, लेकिन उन्हें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उनके आने से जो है बहुत फर्क पड़ जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के खातिर सोचे, सिर्फ तकरीरों का मौका नहीं है। अता तारड़ साहब की तकरीर में कौमी असेंबली में सुन रहा था, लेकिन अमल में जो है वो यही है कि ना तो इमरान साहब की बहनों को मिलने दिया जाता है, ना उनकी ढीठों में मिलता है। यानी हम इंडिया से जंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी तमाम तवानाइयां जो हैं, जो सियासी तवानाइयां हैं, वो एक ही पार्टी को जो है उसको दीवार से लगाने में हम लगे हुए हैं। ज़बानी कलामी हमारा कुछ है। दूसरा एक अहम नुकता मैं ये जरूर बयान करना चाहता हूँ कि मैं अपील करता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान से कि खुदा के लिए वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, इनके इंटरव्यूज देने पे इंटरनेशनल मीडिया को इनके इंटरव्यूज देने पर पाबंदी लगा दी जाए। ये किसी तरह भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकते। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपको याद होगा जो इससे पहले स्काई न्यूज़ को जो कुछ भी इन्होंने कहा था, और अब ये जो कुछ भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पूरा मौक़िफ़ पेश करने के काबिल नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि कुछ खसूसी लोग मुंतखब हों जो इंटरनेशनल मीडिया में बात करें, हमारा मौक़िफ़ ले सकें। और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस बात की शदीद जरूरत है। बात बिल्कुल सही है कि जयशंकर हो या और कुछ लोग हों, उनका मुकाबला हमारे वजीर खजाना से, हमारे वजीर खारजा से नहीं किया था। कमजोरियां हमारी हैं। हुकूमत को चाहिए कि अपनी कमजोरियों को दूर करे और इंटरनेशनल लेवल पे अपने मौक़िफ़ पहुंचाएं। देखिए आज भी इंडिया जो है हम पे हमले कर रहा है, पे दर पे हमले कर रहा है, और उसके बावजूद वो इंटरनेशनल मीडिया में ठिठाई के साथ हमारे खिलाफ ये झूठ बयानियां जारी करते हैं कि जी 15 हमले कर दिए पाकिस्तान आर्मी ने। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें इन दोनों चीजों को जो है, जो 2 हमारी राय बन रही हैं, वो उनके लिए हुकूमत को जो है बड़ी संजीदगी से काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, भारत एक तरफ ड्रोन्स पे भेज भी रहा है पाकिस्तान, 30 के करीब ड्रोन से उसने हमला किया,
फिर भारत अपने मीडिया पे ये झूठ चलाता है कि 15 के करीब उनकी फौज की, उनकी सेना की जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पे अटैक होता है, जिसके ऊपर डीजी साहब कहते हैं कि भाई वो जो उसका डिजिटल फुटप्रिंट होता है वो तो आप पेश कीजिए ताकि सबूत मिल जाए। और फिर डीजी साहब ने ये भी कहा कि फैंटम स्ट्राइक्स की खबरें चलाई जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है। तो भारतीय मीडिया एक तरफ झूठ बोल रहा है, भारतीय सेना क्योंकि उनके पायलट्स डर गए हैं, उनको खौफ हो गया है राफेल के गिरने के बाद, वो अपने अनमैन्ड ड्रोन्स भेज रहे हैं हमला करने के लिए। आपकी नजर में इस मिस इन्फॉर्मेशन, इस डिसइंफॉर्मेशन का स्ट्रेटेजिकली किस तरह हमें मुकाबला करना चाहिए, डॉक्टर हुमायूं खान साहब? देखिए, बेसिकली पाकिस्तान क्या डिमांड कर रहे हैं उनसे? अच्छा, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, आई विश कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर डिमांड करते कि यार तुम लोग हमें ये बताओ कि तुम लोगों ने जब हमारा नाम लिया तो बताओ कि ये कैसे हो। जैसे इमरान खान ने अपने टाइम पे कहा था कि आप लोग बताओ आपके पास क्या क्रेडिबल है, अगर कोई जगह है तो हम आपको स्पेस देते हैं, आप उनसे पूछ के करवा लो। लेकिन ऑफर करना कि भाई हम आपको ऑफर करते ये कर लो, दैट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ वॉरफेयर? यू कैनॉट, आप ये सोच नहीं सकते, आप ये दिखा नहीं सकते हो कि आप वो वीक फुटिंग पर हो। आपका पत्थर उनकी ईंट से ज्यादा मजबूत है। आपने बता दिए 2019 में भी कि भाईजान आप आओगे, हम आपका जहाज भी गिराएंगे, आपके बंदे को भी पकड़ के 2 थप्पड़ मारेंगे और फिर अपने आप को बड़कपन दिखाते हो उसको वापस भी कर देंगे। उससे ज्यादा किसी को आप इंटरनेशनली बेइज्जत नहीं कर सकते हो, और वो भी बहुत डिग्निफाइड तरीके से। वो कहते हैं when the going gets tough, the tough gets going. Unfortunately, the tough guy is in the jail. मेरा ये ख्याल था कि ये टाइम था कि देखिए इंटरनेशनल मीडिया किन को सुनता है। अगर आज ये लोग इमरान खान से बात कर लेते, उसको कहते कि यार तुम हमारे ये चीजें ऑन बोर्ड ले, वो कहीं भागा नहीं जा रहा, ऑन बोर्ड ले, बेशक जेल में जाके इंटरनेशनल मीडिया को उसके पास बुलाए और उसको कहे यार ये हमारा पॉइंट है, तुम बात बताओ। वो क्यों नहीं बताएगा पाकिस्तान की खातिर? भारतीय दहशतगर्दी, भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा मीडिया पर और उनकी सारी बातें इस वक्त तक जारी हैं। इसके पर गुफ्तगू करने के लिए मैं पैनल में ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर हामिद, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर हामिद, एक तरफ भारत का झूठ कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, दूसरी तरफ भारत के ड्रोन हमले भी जारी हैं, और तीसरी तरफ पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तानी हुकूमत का स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? देखिए, जो भारत की तरफ से बयानिया बनाया जा रहा है फॉल्स पाकिस्तान के अटैक का, वो मेरा ख्याल ये है कि उनको ये समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने 2019 में भी जो हमने रिटेलिएट किया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। पुलवामा 27 फरवरी को जो हमने किया, और अभी भी पाकिस्तान का जो भी रिटेलिएशन होगी वो एलानिया होगी और बड़ी टारगेट स्पेसिफिक होगी। पाकिस्तान इंडिया की तरह नहीं करेगा कि सिविलियंस पे अटैक करे या इस तरह का करे जिसके अंदर बच्चों की शहादतें हों। पाकिस्तान विल टेक अ वेरी कैलकुलेटेड रिटेलिएशन। एक तो बात ये होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो इंडिया के ड्रोन्स आए हैं और इसके अंदर जो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें एक नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ ड्रोन्स का जो डायरेक्शन थी वो ननकाना साहब की तरफ भी थी। यानी कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो जो पाकिस्तान के साथ जो सिखों की इस वक्त सिंपैथी है खालिस्तान के इशू के ऊपर और खालिस्तान के हवाले से कश्मीर के इशू के ऊपर, वो उसको सबूटाज करना चाह रहा है। इसीलिए देखा कि कल रात अमृतसर में उन्होंने सायरन बजाए कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, यहाँ तक कहा गया जी कि गोल्डन टेम्पल पे पाकिस्तान हमला कर देगा, और इस तरह की खबरें चलाई गई। सो 2-3 जो नैरेटिव इंडिया बनाना चाह रहा है, मेरा ख्याल ये है कि वो उसके अंदर खुद फंसता चला जाएगा, क्योंकि कोई भी नैरेटिव जो फॉल्स एलिगेशंस के ऊपर बेस करता है उसकी ज्यादा अरसा लाइफ नहीं होती है। पाकिस्तान पे एडवांटेज क्या है? पाकिस्तान पे एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान जानता है कि यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 उसको पूरा राइट देता है कि वो अब रिटेलिएट करे, जवाब दे। और पाकिस्तान ने अभी तक जो इंडिया का जो दुश्मन की का गुरूर खाक में मिलाया है, वो तो अभी हमने हक़ दिफा इस्तेमाल करते हुए मिलाया है। अभी हमने जो हमले का जो जवाबी हमला है, अभी हमने वो हक तो यूज ही नहीं किया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, मेरा ख्याल है ये जो इंडिया में आपने देखा कि जी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं, अब UAE के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं गालिबन, ये जो मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी शायद वो उनको बीच में मिला के तो पाकिस्तान को रिटेलिएशन के लिए रोकना चाह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, ना तो पाकिस्तान की आवाम, ना पाकिस्तान की फोर्सेस, ना ही
पाकिस्तान का जो बुनियादी असास है वो किसी तरह भी इस चीज की मुतहम्मिल या इजाजत दे सकती है कि हम जवाब ना दें अपने सिविलियंस की शहादतों का। और एक और चीज जो तलहा बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है टाइमिंग। देखिए, ये बार बार कहा जाता है ना जी कि फौरी रिटेलिएशन, तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि हम अपनी वक्त और अपनी जगह का तयन अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हवाले से करेंगे। और अगेन इट्स ए क्लियर मैसेज, और वो जो मैं बार बार दूसरे चैनल्स पे कहता हूँ कि वो जो मोदी की नींदें उड़ी हुई हैं, जो मोदी की बेचैनी है, मैं उसको भी इंजॉय कर रहा हूँ। यानी पूरा इंडियन मीडिया इस खौफ से बैठा हुआ है कि अभी ये अटैक हुआ, अभी ये अटैक हुआ, अभी ये अटैक हुआ। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान हैज एन अपर हैंड। डॉक्टर हामिद, न्यूक्लियर चल सकता है? इट इज टू अर्ली। मैं आपको दो बातें बताऊं। न्यूक्लियर चलने से पहले पाकिस्तान के पास कन्वेंशन कैपेबिलिटी बहुत है टू रिटेलिएट, टू शो देयर अपर हैंड व्हिच वी हैव शोन। हमने कश्मीर के अंदर चले गए, हमने सियालकोट के अंदर इनको पीछे घसीट दिया, हमने कसूर के बॉर्डर तक के ऊपर इनको बड़ी मार मारी है। अभी वो हमारी लोकल रेंजर्स थी। देखिए, न्यूक्लियर जो चलने का सवाल है ना, ये हमारा सवाल दुनिया से होना चाहिए कि क्या दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर चलाए। तो दुनिया नहीं चाहती तो फिर उस मुंह जोर हाथी को रोके, इंडिया की शक्ल में जो मुंह जोर घोड़ा है, जो मोदी का पागलपन है, उसको रोकना जरूरी है कि भाई तुम अगर चाहते हो कि मैं अमन से रहूं तो मुझे अमन से रहने दो। क्योंकि मैं पाकिस्तान के रिसोर्सेज के अंदर अगर मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मेरे पास एटम बम विंडो पे शेल्फ में रखने के लिए नहीं है। आई विल यूज एवरी पॉसिबल सोर्स। सो इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिया हाउ वर्ल्ड स्टॉप्स देम। नईम कुरैशी साहब, कैन दिस टर्न इनटू अ न्यूक्लियर वॉर? ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मिस्टर साहब ने कि बात ये है कि इट इज टू अर्ली टू से सच अ थिंग। बड़ा मुश्किल है ये कहना, लेकिन ये बात सही है कि दुनिया को इस बात को देखना पड़ेगा। तला जतोई साहब, एक खास बात मैं करना चाहता हूँ जो आपने जिसका जिक्र किया था, वो ये आपने कहा कि भाई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज किया जाए क्योंकि ये ईरान की तरफ भी जाना चाहते हैं। अगर आप बैनुल-अक़वामी सतह पे देखें और बैनुल-अक़वामी मामलात के हवाले से अगर देखें तो देखिए, हमारा जो है रिटेलिएट करना, हमारा जवाब देना जो है ना, वो बहुत जरूरी बनता है। गजा के लोगों की हम फिजिकल कोई मदद तो नहीं कर सके, यकीनन हम एज अ कंट्री हम कर भी नहीं सकते थे, वहां जा भी नहीं सकते थे, लेकिन गजा के लोगों को पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तानियों पे बड़ा मान है। और इस वक्त पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे, उनको इस पहलू पर भी देखना पड़ेगा कि हमारा जवाब कितना जरूरी है। और जो अज़ाइम इजराइल के हैं, जो अज़ाइम हिंदुस्तान के हैं ईरान की तरफ, उसके लिए भी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, ईरान को भी सहारा देने के लिए, ईरान से हमारा कोई इख्तलाफ भी हो सकता है लेकिन वो हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए भी इस वक्त दिस इज हाई टाइम टू रिटेलिएट। देखिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स को बड़ी सुपीरियरिटी हासिल है इंडिया के ऊपर, और जिस चीज में हमें सुपीरियरिटी है उसी चीज से हमें इनको जवाब देना चाहिए। हमारा जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। और इंडिया जो है मुआशी तौर पे जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, उसको उसके कद में लाने के लिए, उसकी हाइट में लाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम उसका जवाब दें। न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम ना भी जाएं तो भी हमने लाइन ऑफ हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पे भी हमने इनको बहुत जबरदस्त जवाब दिया है। कन्वेंशनल वॉर में भी हमें सुपीरियरिटी है, हम इनको तिगनी का नाच नचा सकते हैं। न्यूक्लियर तो बहुत बात की बात है, उससे पहले मुझे अपनी अफवाज पे बड़ा इत्मीनान है। हमारी एयरफोर्स जो है वो बहुत कुछ कर सकती है, हमारी आर्मी बहुत कुछ कर सकती है। तो इस एतबार से हमें बहुत जरूरी है कि हम जवाब दें और हिंदुस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि ये इनकी साजिशें जो है, ये इनका तरीक़ाकार जो है, ये खत्म हो जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इंडियंस में बहुत खौफ पाया जाता है, नरेंद्र मोदी भी खौफजदा है, वो सारे लोग हमारे जवाब के मुंतजिर हैं, हमारे जवाब से खौफजदा है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, इदारों से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए फौरी तौर पे अगर आप वाकई चाहते हैं कि कौम मुत्तहिद हो तो फिर हिंदुस्तान को उसकी जालियत का फौरी तौर पे जवाब दें। इंशाल्लाह जरूर जल्दी दिया जाएगा। डॉक्टर हामिद, पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन, मुझे बड़ी हैरत होती है। हमने देखा बावलपुर की तरफ जब खबरें आती हैं कि गोले वहाँ गिरे हैं, अटैक किया इंडिया ने, और फिर बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। अमृतसर के अंदर और भारत के दूसरे मुल्कों के अंदर ना उन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू कर दी है कि रात को अलार्म बजाते हैं, सब अपने घरों की लाइटें ऑफ कर देते हैं।
पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन के ऊपर डॉक्टर हामिद, योर व्यूज? बात यह है कि ये वो जज्बा ईमानी का फर्क है, यही वो फर्क है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इंडिया हमेशा हमसे इतना बड़ा हो के भी उसके अंदर दिलों में खौफ है, वो दहलते हैं। हम पाकिस्तानी बहसीयत कौम, वी आर ट्राइड एंड टेस्टेड। देखिए, हमने दहशतगर्दी की जंग हम पिछले 25 साल से लड़ रहे हैं। हमसे ज्यादा वॉर हार्डन कोई कौम भी नहीं है। 80,000 कुर्बानियां हमने दी हैं, हमने शहादतें उठाई हैं। सो मेरा ख्याल यह है कि बहसीयत कौम, हमारे अंदर दो चीजें, हमारा ईमान है कि अगर कोई जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन को जवाब देंगे, और उसके अंदर बहसीयत शहरी भी हमारा शहादत पर ईमान है, बहसीयत फौजी भी, बहसीयत मुल्क के हर तरह के इदारे के साथ जुड़ने के। तो मेरा ख्याल ये है कि जो कौम के अंदर जो यूनिटी आती है या यूनिटी आपने देखी है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें चैलेंज करने वाला दुश्मन जो है वो एक बदतरीन दुश्मन है, और ऐसा दुश्मन है जिसके मुकाबले के ऊपर कौम जो है वो मुत्तहिद है। तो इसलिए मेरा पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि हम लाहौर के अंदर हो, कराची के अंदर हो, जैसे आपने कहा बहावलपुर के अंदर हो, सब जगह पे कौम के लिए ये है कि जी हम दुश्मन की हर तरह के चैलेंज को उसके मुंह तोड़ जवाब से उसको टैकल करेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है, और ये वो मैसेज है जो इंडिया की अवाम और मीडिया और गवर्नमेंट और अफवाज को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि वो डरपोक कौम है। वो लोग हैं जो ड्रिलिंग और जनाब हमने बंकर्स में चले जाना है, वो तो मतलब आप देखें ना कि अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे कभी ऐसे होता है कि आप एक तरफ से अटैक कर रहे हो और दूसरी तरफ से आप सफेद झंडे लहरा रहे हो कि यार हम पे बमबारी ना करो। ये तो पाकिस्तान फोर्सेस का बड़ापन और कैरेक्टर है कि उन्होंने सफेद झंडे की लाज रख के कई चेक पोस्टें जो हैं वो कश्मीर में नहीं उड़ाई। और मेरा ख्याल ये है कि आइंदा हम इस तरह का बड़ापन ना दिखाएं। जब डिक्लेयर्ड वॉर है तो वो साहिब निजामी ने कहा कि अगर जंग अगर लाजिम है तो फिर जंग ही सही, अगर आपने हम पे जंग थोप ही दी है तो फिर हम उसी अंदाज से लड़ेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इसको क्लैरिटी के साथ अफवाज को मैसेज भी जाएगा, और मेरा ख्याल ये कि नेशन इज बिहाइंड एंड विद फोर्सेस एनीवे। थैंक यू डॉक्टर हामिद अल मशरकी, थैंक यू नईम कुरैशी साहब, दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर। थैंक यू सेनेटर हुमायूं ऑल्सो फॉर। आखिर में यही कहूँगा कि अपने पाकिस्तानियों से, हम एक ऐसी कौम से इस वक्त नबर्दाजमा है, जंग लड़ रहे हैं, जो पवित्र गाय मूत में नहाती है, जो अपनी बीमारियों का इलाज इंसान का मूत पीकर करती है। इसीलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें यकीन है कि पाक फौज उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि वो फिर कभी सोचेंगे भी नहीं पाकिस्तान पर मैली नज़र से देखने के। मुझे इजाज़त दीजिए, आई विल सी यू ऑन मंडे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।